वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यूँ तो अपने आप में हर चार्टर एक्ट और अधिनियम महत्वपूर्ण होता है, नए प्रावधानों के साथ आता है, परंतु ये जो चार्टर एक्ट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसे 1853 का चार्टर एक्ट कहा जाता है और ये कई मामलों में स्पेशल है। ये अन्य चार्टरों से थोड़ा सा हटकर है और ये स्पेशल क्यों है ये हम आज इस चार्टर का जब विस्तार से अध्ययन करेंगे उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्पेशल क्यों है। थोड़ा सा परिचय मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि हम इसको स्पेशल क्यों कह रहे हैं। इसके यूँ तो कई सारे कारण हैं, परंतु एक सबसे प्रमुख कारण जो है वो ये है कि इससे आगे आने वाले जितने भी अधिनियम होंगे, जितने भी एक्ट हम लोग अध्ययन में लेंगे, उन सब में आपको चार्टर शब्द देखने को नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चार्टर अधिनियमों की जो श्रृंखला थी उसके अंतर्गत ये एक अंतिम कड़ी है और इसके बाद में आप सभी जानते हैं कि 1853 के बाद 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था और उसके बाद में 1858 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन का भारत में अंत हो गया था। तो इसी कारण ये जो एक्ट है ये चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला में अंतिम कड़ी है। इसके बाद के जितने अधिनियम हैं उनमें आपको चार्टर शब्द देखने को नहीं मिलेगा। ये एक इसकी पहली स्पेशलिटी हुई, पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा और वो ये है कि अब तक जितने भी अधिनियम, जितने भी चार्टर्स एक्ट हमने पढ़े हैं उन सब में हमने तात्कालिक परिस्थितियों की जब भी चर्चा की है, जिन परिस्थितियों में उस एक्ट को पारित किया गया या उस अधिनियम को पारित किया गया, तो हमने हमेशा ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की, ब्रिटेन के जनमत की बात की, वहाँ के व्यापारियों की बात की, वहाँ के ईसाई मिशनरीज़ की बात की, जिनका सबका एक सामूहिक या एकल दबाव अधिनियमों के संदर्भ में ब्रिटिश संसद पर हमेशा से देखने को मिलता था। परंतु इस एक्ट की एक स्पेशल बात यह है कि इसमें पहली बार भारतीय जनमत की आवाज़ भी ब्रिटिश संसद तक पहुंची। पहली बार ये अनुभव किया गया था कि भारतीयों का असंतोष की जो तपिश थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी महसूस किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय जनमत की आकांक्षाओं के अनुरूप या भारतीय जनमत के भी कुछ प्रभाव हमें इस एक्ट को में देखने को मिलते हैं। क्या थे वो प्रभाव, क्या वो प्रावधान थे जिसकी चर्चा अब हम आगे चलकर इस एक्ट को जब विस्तार से हम देखेंगे अभी उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनमत ने इस एक्ट के प्रावधानों पर अपना प्रभाव छोड़ा था और क्या क्या ऐसे परिवर्तन भारतीय जनमत के दबाव में इस एक्ट में लाए गए थे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 ये भारत के संवैधानिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है और इसके महत्व के क्या कारण हैं, कुछ कारणों का जिक्र हमने अपनी भूमिका वाले वीडियो में आपसे साझा किया है और विस्तार पूर्वक हम आइए चलिए देखते हैं कि इस चार्टर एक्ट का क्या महत्व भारत के संवैधानिक विकास में है। जैसा कि हम हर अधिनियम के पहले, हर एक्ट के पहले उसकी तात्कालिक पृष्ठभूमि या तात्कालिक ऐतिहासिक परिस्थितियों का जायज़ा लेते हैं, तो उसी परंपरा के अनुसार आज हम पुनः 1853 के तात्कालिक जो पृष्ठभूमि थी उसका एक जायज़ा लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि ये चार्टर एक्ट्स की जो श्रृंखला थी उसकी सबसे अंतिम कड़ी थी, यानी कि इसके बाद में किसी भी तरह का कोई चार्टर एक्ट जारी नहीं किया गया।
आपको विदित है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया था व्यापार के लिए, जिसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही, किंतु इस एक्ट में जो अवधि हालांकि इस चार्टर की बढ़ाई गई थी, लेकिन इस अवधि का कोई निश्चित ब्यौरा या निश्चित कार्यकाल इसके अंतर्गत उल्लेखित नहीं था, जिसको हम अभी विस्तार से देखेंगे। और इसके पश्चात किसी भी तरह का चार्टर रिन्यूअल करने के लिए कोई भी एक्ट या प्रावधान ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला में एक अंतिम अधिनियम था। और 1857 में जो भारत में सैनिक क्रांति विद्रोह हुआ था और उसके पश्चात कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने आधिपत्य में ले लिया था, तो उसके पश्चात चार्टर एक्ट का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता था। इससे पहले के जो चार्टर एक्ट्स थे, जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट, ये मुख्य रूप से कंपनी के व्यावसायिक पक्ष को समाप्त करने के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्व रखते हैं। और इन दोनों की दोनों चार्टर एक्ट्स ने कंपनी के राजनीतिक पक्ष को बनाए रखा था, बल्कि उसे और उभारने और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास भी इन एक्टों के माध्यम से किया था। लेकिन इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1853 में, निश्चित रूप से कंपनी को एक ट्रस्टी के रूप में, ब्रिटिश क्राउन की एक ट्रस्ट के रूप में दिखाया गया और इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत में कंपनी शासन मूल रूप से क्राउन का ही शासन है, केवल ट्रस्ट के रूप में कंपनी शासन अब मौजूद है। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां, कमर्शियल एक्टिविटीज़ 1813 और 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दी गई थी। तो कंपनी अब केवल एक भारत में क्राउन के राजनीतिक संचालक के तौर पे ही कार्यरत थी। अब 1853 के चार्टर एक्ट को प्रभावित करने वाली तात्कालिक परिस्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, और वो है 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुच्छेद 87 में किए गए वादे अपूर्ण रहे थे। तो ऊपर आई बॉल पे आप देख सकते हैं, हमने मेंशन किया है 1833 के चार्टर एक्ट की लिंक, उसको आप क्लिक करके 1833 का चार्टर एक्ट विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि ब्रिटिश क्राउन के भारतीयों के लिए भी रोजगार का अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये जो रोजगार की बात की गई थी, जो रोजगार का प्रतिपादन ब्रिटिश संसद के द्वारा 1833 में के चार्टर एक्ट में किया गया था, कहीं ना कहीं इस प्रावधान ने शिक्षित भारतीयों के मन में एक तरह के नए सपने बुनने का कार्य किया था और ब्रिटिश शासन के प्रति उनके मन में सम्मान का जो भाव था, जो विश्वास का जो भाव था, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई थी और उन्हें लगने लगा था कि ब्रिटिश सरकार एक न्यायपूर्ण सरकार है। अनुच्छेद 87 जिसके अंतर्गत 1833 के चार्टर में भारतीयों के रोजगार की नीति का प्रतिपादन किया गया था, निश्चित रूप से भारतीयों के लिए और ख़ास तौर से शिक्षित भारतीयों के लिए काफ़ी आशा की किरण लेकर आया था। किंतु ये जो भारतीयों की उम्मीद थी, यथार्थ धरातल पर एक मिथक ही साबित हुई। काफ़ी सारे भारतीय योग्यता हासिल करने ब्रिटेन गए, शिक्षा प्राप्त करने ब्रिटेन गए, किंतु कंपनी के निदेशक मंडल ने और कंपनी अधिकारियों ने भर्ती के पुराने तरीके ही जारी रखे। इससे पहले यानी कि जो अनुच्छेद 87 जो कि चार्टर एक्ट 1833 का हिस्सा था, उससे पूर्व ये प्रावधान था कि भारत में जितने भी सिविल सेवा के अधिकारी होते उनको कंपनी के नियंत्रक मंडल के द्वारा ही
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही नॉमिनेटेड किया जाता था और उसमें किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश नहीं थी। भारतीयों के प्रवेश की कोई संभावना उसमें नहीं थी। किंतु 1833 के अनुच्छेद 87 में जब इस बात को उल्लेखित किया गया कि रोजगार के समान अवसर कंपनी और ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन रहने वाले मूल भारतीयों के लिए भी उपलब्ध होंगे, तो एक नई उम्मीद, एक नया सकारात्मक माहौल ब्रिटिश शासन के प्रति उत्पन्न हुआ था। किंतु जब यथार्थ के स्तर पर यह देखा गया कि नियंत्रक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पुरानी नीति को ही जारी रखा गया, तो कहीं ना कहीं शिक्षित भारतीयों के मन में कंपनी के कार्यप्रणाली को लेकर एक असंतोष का जन्म हुआ, जिसका परिणाम आगे चलकर 1853 के प्रावधान पर भी पड़ा। नंबर 2, अगर हम बात करें तो कंपनी के निदेशक संरक्षण की पुरानी नीति को ही जारी रखे हुए थे। भले ही 1833 के चार्टर के अनुच्छेद 87 में भारतीय के रोजगार की बात की गई थी, बिना किसी भेदभाव के रोजगार देने की बात और एक वादा किया गया था, किंतु कंपनी के जो निदेशक मंडल के सदस्य थे और उनकी जो संरक्षणवादी नीति थी, उन्होंने भारतीयों की सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त हो चुकी थी, परंतु फिर भी उनके पास नियुक्ति की शक्तियां बनी हुई थी और नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की मौन स्वीकृति के माध्यम से निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत में रोजगार के मामलों में संरक्षणवादी नीति अपनाए हुए थे। ब्रिटिश संसद भी कंपनी के इस नियुक्ति संबंधी संकुचित दृष्टिकोण की पूरी जानकारी रखती थी, जिसका उल्लेख हमें यहाँ पर C.H. कैमरून, जो कि 1852 में भारतीय कानून आयोग का अध्यक्ष थे और साथ ही साथ गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य भी थे, उनके स्टेटमेंट में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि पिछले 20 सालों में किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रशासन के पदों पर नियुक्त नहीं किया गया था। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 87 चार्टर एक्ट 1833 से जो आकांक्षाएं भारतीयों के मन में उत्पन्न हुई थी, उस पर खरा न उतरने के कारण कंपनी का अस्तित्व शिक्षित भारतीयों के आलोचना का निशाना बना था। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो भारतीय शिक्षित जनमानस का कंपनी शासन के खिलाफ विरोध, ये बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण एक परिवर्तन था। इससे पहले के जितने भी चार्टर एक्ट हमने देखे, उन सब के ऊपर ब्रिटिश जनमत का या ब्रिटिश व्यापारियों का अथवा ब्रिटिश राजनीतिज्ञ का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वो सारे की सारे चार्टर एक्ट्स ब्रिटेन की तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम होते थे, किंतु ये पहली बार था इतिहास में जब किसी चार्टर एक्ट को लेकर भारतीय भी सजग थे और अपने विरोध की आवाज़ वो ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी को इस बिंदु के अंतर्गत हमने समाहित करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। 1853 से पहले कंपनी शासन के विरुद्ध आमतौर पर इंग्लैंड से ही विरोध के स्वर उठते थे और इंग्लैंड की स्थितियों से ही वो निर्देशित होता था। किंतु जब 1853 में चार्टर के नवीनीकरण का समय करीब आया, तो पहली बार ये देखा गया कि भारतीयों ने भी कंपनी शासन की समाप्ति की मांग की थी और इसके पीछे कारण ये था कि कंपनी का जो निदेशक मंडल था, वो अपनी संरक्षणवादी नीतियों के चलते भारतीयों को रोजगार के अवसर धरातल पर उपलब्ध नहीं करा रहा था, जबकि 1833 के चार्टर में स्पष्ट रूप से इस बात को प्रतिपादित किया गया था। तो जाहिर सी बात थी कि ब्रिटिश कंपनी शासन के प्रति भारतीयों के मन में और ख़ास तौर से शिक्षित भारतीयों के मन में असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था। ब्रिटिश संसद में कंपनी शासन के खिलाफ भारत से भी याचिकाएं, खास तौर से बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन प्रेसिडेंसियों से उस समय भेजी गई और उनमें मांग की गई कि कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए। और उसके पीछे क्या कारण थे ये हमने देखा, क्योंकि अनुच्छेद 87 1833 के चार्टर एक्ट की जो नीति थी, उसका पालन कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा नहीं किया जा रहा था। उसके चलते एक असंतोष का जो एक आवाज़, एक असंतोष का जो स्वर भारत में उभरा, उसको
याचिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश संसद तक भी पहुंचाया गया। प्रेसिडेंसीज के लिए पूर्ण स्वायत्तता और सिविल सेवा की भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की मांग इन याचिकाओं के केंद्र में थी। अगला जो बिंदु है वो हम देखते हैं कि इन सब परिस्थितियों के चलते ब्रिटिश संसद ने 2 चयन समितियों की स्थापना की और इन चयन समितियों को भारतीय तात्कालिक परिस्थितियों का जायज़ा लेने और कंपनी की गतिविधियों की जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया। इन चयन समितियों ने यानी कि सेलेक्ट कमिटीज़ ने अपनी सिफारिशें ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत की और इन सिफारिशों के आधार और उसका प्रभाव भी हमें 1853 के चार्टर अधिनियम में देखने को मिलता है। अब आइए चलिए हम लोग अपने वीडियो व्याख्यान के केंद्र बिंदु तक चलते हैं और ये केंद्र बिंदु है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, क्या परिवर्तन इन्होंने लंदन में कंपनी प्रशासन पर और कंपनी के भारत प्रशासन पर किस तरह का प्रभाव डाला, किस तरह के परिवर्तन ये दोनों ही स्तरों पर लेकर आए, इसका हम अब परीक्षण करते हैं। और इस परीक्षण को हमने 2 शीर्षकों के अंतर्गत करने का प्रयास यहाँ पर किया है। पहला शीर्षक है गृह सरकार में परिवर्तन, यानी कि लंदन में प्रशासन में परिवर्तन, और दूसरा कलकत्ता में कंपनी के शासन के तहत भारत सरकार में परिवर्तन। तो इन 2 शीर्षकों के अंतर्गत हमने 1853 के चार्टर अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को समझने की कोशिश की है। तो आइए शुरुआत करते हैं गृह सरकार में परिवर्तन यानी कि लंदन प्रशासन में परिवर्तन से, कि इस चार्टर एक्ट 1853 ने किस तरह के परिवर्तन गृह सरकार यानी कि लंदन प्रशासन में उत्पन्न किए। पहला जो बिंदु है जिसको हमने ए कहा है, इंग्लिश का कैपिटल, कि संसद ने 1853 के चार्टर अधिनियम में भारत के क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने के लिए कंपनी को आधिकारिक रूप से उसका चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत सरकार चलाने के लिए कंपनी की शक्तियों को भी नवीनीकृत किया गया। बी, पहली बार चार्टर नवीनीकरण की कोई भी समय अवधि अथवा चार्टर की कार्यकाल की वैधता का कोई भी ब्यौरा इस अधिनियम में उल्लेखित नहीं किया गया था। ये पहली बार हुआ था। इससे पहले हमने विभिन्न चार्टरों में देखा था कि जब भी चार्टर के नवीनीकरण किया जाता उसमें एक निश्चित अवधि के लिए इस रिन्यूअल को किया जाता था और आमतौर पे ये अवधि होती थी 20 वर्ष। लेकिन ये पहली बार था कि किसी चार्टर एक्ट में कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण तो किया गया किंतु उसके अंतर्गत किसी भी समय अवधि का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि ये चार्टर कब तक वैलिड होगा। तो ये अपने आप में भिन्न इससे पहले वाले चार्टरों से इस चार्टर को पृथक करता है, इस दृष्टि से कि इसमें किसी भी तरह के समय या चार्टर के नवीनीकरण की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इसका मतलब ये था कि संसद के द्वारा इस चार्टर अधिनियम में किसी निश्चित अवधि का उल्लेख न करना साफ तौर से इस बात का संकेत था कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के चार्टर को समाप्त कर सकती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सी, कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और 18 में से भी 6 की जो नियुक्ति थी वो क्राउन के द्वारा की जानी थी। इससे पहले आपको पता है जो व्यवस्था थी, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स के द्वारा की जाती थी। जो कंपनी के शेयर धारक होते थे उनके द्वारा ही निदेशक मंडल की नियुक्ति की जाती थी। किंतु इस अधिनियम में पहली बार इस तरह का परिवर्तन लाया गया कि एक तो सदस्यों की संख्या को घटाकर 24 से 18 कर दिया गया, दूसरा ये व्यवस्था कर दी गई कि 18 में से भी 6 की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार था उसमें काफ़ी हद तक इसके एक्ट के माध्यम से कटौती कर दी गई थी। अगला जो प्रावधान था कि निदेशक मंडल का कोरम का तात्पर्य होता है कि वो उन मिनिमम सदस्यों की संख्या जो किसी बैठक को आहूत करने के लिए आवश्यक होती है।
कम से कम वो सदस्यों की संख्या जिस पर इस तरह की बैठक आयोजित की जा सकती है उसको हम कोरम के रूप में समझते हैं और जानते हैं। तो निदेशक मंडल की बैठक का कोरम 10 सदस्य निश्चित कर दिया गया। इससे पहले ये 13 का था। अब इसका प्रभाव ये था कि कम उपस्थिति वाली बैठकों में क्राउन के नामांकित व्यक्तियों के प्रभुत्व और बहुमत को निश्चित किया जा सकता था, क्योंकि क्राउन के आदेश पर यदि 6 सदस्य होते तो उन्हें केवल 4 अतिरिक्त सदस्यों की आवश्यकता होती और इस तरह से 10 सदस्यों का कोरम पूरा होते ही ये निदेशक मंडल निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता था। अगला प्रावधान ई हम यहाँ पर देखते हैं कि नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष का वेतन राज्य सचिव के बराबर कर दिया गया था और इसका भुगतान भारतीय राजस्व से ही किया जाना निश्चित किया गया था। ये एक सामान्य प्रावधान था। अगले प्रावधान की ओर चलते हैं। अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सकारात्मक कदम के रूप में इसे समझा जाना चाहिए और हमेशा से ये प्रश्न काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा भी रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो निश्चित रूप से आपको इस बिंदु को याद रखना चाहिए कि चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा की खुली प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था की शुरुआत की गई। निदेशक मंडल द्वारा नामांकन की जो पूर्व प्रणाली थी, जिसको कि संरक्षणवादी नीति के तहत केवल ब्रिटिश मूल के व्यक्तियों को ही भारत में सिविल सेवा के लिए नामांकित किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया और उस संरक्षणवादी नीति को पूर्णतः समाप्त करते हुए इस सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था को इस अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया। अगला प्रावधान हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ जो प्रावधान देखे, उन्होंने ब्रिटेन में कंपनी की जो सरकार थी, जो गृह सरकार थी, उसमें किस तरह के परिवर्तन उत्पन्न किए उसका जायज़ा हमने लिया, क्योंकि उनका प्रभाव भारत में पड़ना था। उन सैद्धांतिक प्रभावों का, प्रावधानों का वास्तव में धरातल पर जो प्रभाव होता था, तो वो धरातल या वो भूमि भारतीय होती थी। तो भारत में किस तरह के परिवर्तन इस चार्टर एक्ट के माध्यम से लाए गए उसका जायज़ा, उसका परीक्षण हम इस शीर्षक के अंतर्गत करेंगे कि कोलकाता में कंपनी के शासन के तहत भारत सरकार में परिवर्तन, किस किस तरह के परिवर्तन इस चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारतीय प्रशासन या भारतीय शासन जो कि कंपनी के अधीन हुआ करता था, हालांकि इसको भारत सरकार के नाम से अब संबोधित किया जाने लगा था, उसमें परिवर्तन किस तरह से आए, आइए उनका एक परीक्षण करते हैं। ए यानी कि पहला, ये पहली बार था और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये पहली बार था कि भारत के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी और इस अधिनियम ने भारत में 12 सदस्यों की एक विधान परिषद की स्थापना की, जिसका गठन गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल काउंसिल के 4 सदस्य और 6 अतिरिक्त सदस्यों को मिलाकर किया गया था। तो 6 अतिरिक्त सदस्यों की हम बात करें उससे पूर्व संक्षिप्त रूप से हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस चार्टर अधिनियम से पहले भारत में किस तरह से विधान का निर्माण किया जाता था, किस तरह से विधियों का निर्माण किया जाता था। तो कार्यकारी शक्ति और विधायक शक्ति, ये दोनों ही तरह की शक्तियाँ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास थी। वही विधियों का निर्माण करता था और वही उन विधियों को लागू करता था। आधुनिक संसदात्मक लोकतंत्र में हम देखते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। किंतु और ये तीनों ही अंग अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे को संतुलित करते हुए सामंजस्य के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। किंतु इस अंग्रेजी कंपनी शासन काल में हमको ये देखने को मिलता है कि कार्यपालिका शक्ति और विधायिका की जो शक्ति थी 1853 के एक्ट से पहले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में ही केंद्रित थी। किंतु इस अधिनियम ने पहली बार
इस तरह का प्रावधान किया। हालांकि इसके बीच और इसकी सैद्धांतिक बात इससे पहले के चार्टर अनुच्छेद 1833 में भी की गई थी, जिसमें कि एक लॉ सदस्य के रूप में एक भारत परिषद में यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य जोड़ा गया था, और वो केवल उस परिषद में उस समय शामिल होता था जब वह परिषद किसी विधि का निर्माण करने के लिए आहूत की जाती थी। उसकी जब बैठक होती थी कानून निर्माण के लिए, तभी वो लॉ सदस्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की बैठकों में भाग लेता था, अन्यथा कार्यकारी मामलों में वो उसका कोई भूमिका नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से विधायिका की बात या विधायिका का जो सिद्धांत था उसके बीज हमको चार्टर एक्ट 1833 में ही देखने को मिले थे, जहाँ पर विधायिका का कार्य और कार्यपालिका का कार्य को भिन्नता का रूप देने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पर इस एक्ट में यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में इसको एक संस्थात्मक पहचान या संस्थात्मक ढांचा भी दे दिया गया था, और ये संस्थात्मक ढांचा था एक 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना के रूप में। हालांकि इसको हम मिनी संसद कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से एक संसदात्मक व्यवस्था का आरंभ था। इस बात को स्वीकार कर पाना अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी और मुश्किल भी होगी। ये एक, क्योंकि ये हम आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो ये 12 सदस्यों की एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी, उसका जो गठन था वो हमने पहले चर्चा में ले लिया है। पुनः दोहरा लेते हैं कि गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल काउंसिल के 4 सदस्य इंक्लूडिंग 1 लॉ मेंबर। पहले ये काउंसिल 3 सदस्यीय होती थी। 1833 के चार्टर एक्ट ने लॉ सदस्य के रूप में एक चौथा सदस्य जोड़ा जो कि लॉर्ड मैकाले थे, और 6 अतिरिक्त सदस्यों की बात भी ये एक्ट करता है। तो ये 6 अतिरिक्त सदस्य कौन होंगे उसकी चर्चा हम अगले बिंदु में करते हैं। 6 अतिरिक्त सदस्यों को विधायी काउंसलरों के नाम से नामित किया गया था, और ये विधायक पार्षद कहाँ से आएंगे, कौन इनकी भूमिका का निर्वहन करेगा, तो इस बारे में ये चार्टर एक्ट कहता है कि कोलकाता यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और उसी न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश तथा मुंबई, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और मद्रास प्रेसिडेंसी से एक एक सिविल सेवक जिसको कि अपने प्रांत में 2 साल का कार्य का अनुभव हो, इनको मिलाकर 6 सदस्यों का एक पार्षद यानी कि एक काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। यानी कि ये 6 जो व्यक्ति थे इस पद पर आसीन, ये जो 6 व्यक्ति थे ये विधान परिषद के अतिरिक्त 6 सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन 6 अतिरिक्त सदस्यों की बात विधान परिषद के लिए हम कर रहे हैं वो सदस्य कहाँ से आएंगे, तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश, एक ही मुख्य न्यायाधीश होता था, और उसी न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश, इस तरह से 2 न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय से, और बाकी जो अन्य सदस्य हैं वो प्रेसिडेंसी से आएंगे, जिसमें मुंबई यानी कि तात्कालिक बॉम्बे, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रदेश और मद्रास। उत्तर पश्चिमी प्रांत कुछ जगह हमें आगरा भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं आगरा का उल्लेख किया गया है। तो इन प्रेसिडेंसियों से एक एक सिविल सेवक जिसको कि अपने प्रांत का 2 वर्ष का अनुभव होगा, इस तरह से इन 6 काउंसलरों को मिलाकर और 6 जो अन्य सदस्य थे जो कि पहले से ही कार्यपालिका के सदस्य हुआ करते थे, उन 6 को मिलाकर और इन 6 को मिलाकर एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की नींव इस चार्टर एक्ट के माध्यम से रखी गई। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। सी, अब इस विधान परिषद का कार्य क्या था, तो ये विधान परिषद विधायक उद्देश्यों को लेकर बैठक करती थी और इसके पास मैंडेट था कि ये भारत प्रदेश के लिए यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय प्रदेश है उसके लिए विधियों का निर्माण करेगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि विधान परिषद यानी कि जब केवल विधायन के कार्य से संबंधित होगी और कार्यकारी गतिविधियों से उसका कोई भी वास्ता नहीं होगा। तो ये बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट था
की है कि ये विधायिका की आधारशिला थी और इसे विधायिका का रूप देने की ही कोशिश की गई थी। और ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इसका कार्यकारी कार्यों से, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जब कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगी तो इसका कोई भी भूमिका उस समय पर नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगला जो प्रावधान है इस विधान परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में बात करता है। तो इसकी जो कार्यप्रणाली थी मोटा मोटी रूप से ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया पर ही आधारित थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो विधायिका से ही चुनी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका है वो निश्चित रूप से विधान परिषद का हिस्सा है, बल्कि आधा यानी कि 50% 6 सदस्य कार्यपालिका के सदस्य ही हैं और अतिरिक्त 6 सदस्य केवल कानून या विधि निर्माण के दृष्टिकोण से ही शामिल किए गए थे। इसकी जब प्रणाली की हम चर्चा करते हैं तो क्योंकि ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया पर यह आधारित थी तो इसमें ये प्रावधान भी था कि विधान परिषद को कार्यकारी नीतियों पर, यानी कि कार्यपालिका की नीतियों पर जो कि 6 सदस्यों की थी, उससे सवाल और चर्चा करने का अधिकार भी उनको मिला हुआ था। परंतु ये केवल औपचारिक ही था और सैद्धांतिक ही था। ये औपचारिक क्यों था ये हम अगले प्रावधान में आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नर जनरल को विधान परिषद के किसी भी बिल को वीटो करने का अधिकार दिया गया था। तो अपने आप में ये आरंभ में हमें काफ़ी सकारात्मक सुधार प्रतीत होता है, किंतु ई के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल को वीटो करने की शक्ति दी गई वहाँ पर विधायिका का जो वास्तविक कार्य है उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक न्यून हो जाता है, क्योंकि विधायिका यदि किसी बिल को, या विधान परिषद जिसको हम यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, अगर वो किसी बिल को पारित करती है तो गवर्नर जनरल चाहे तो उसको वीटो करके समाप्त भी कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो काफ़ी सकारात्मक ये व्यवस्था प्रतीत होती है, किंतु वास्तविक धरातल पर गवर्नर जनरल की अभूतपूर्व शक्तियों ने इस लोकतंत्र की जो ढांचे का सृजन इस एक्ट के माध्यम से किया गया था उसको कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ऐसा हमें गवर्नर जनरल के वीटो पावर की वजह से दिखाई देता है। अगले प्रावधान की ओर चलते हैं। कानून सदस्य, लॉ मेंबर, पहले ही हमने उल्लेखित किया है, इसका प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। डिटेल के लिए आप पिछले वीडियो जो कि 1833 पर केंद्रित है उसको देख सकते हैं। अब इस लॉ सदस्य यानी कि कानून सदस्य जिसका प्रावधान 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया था को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। ये स्पष्ट था और हमने पहले भी बता दिया है आपको कि लॉ सदस्य केवल जब कार्यपालिका यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 3 सदस्य लॉ मेकिंग के लिए बैठते थे, किन्हीं विधियों का निर्माण करने के लिए बैठते थे, केवल उसी समय पर ये लॉ मेंबर उस परिषद में बैठक में भाग ले सकता था, अन्यथा यह भाग नहीं लेता था। लेकिन इस चार्टर एक्ट के प्रावधान ने स्पष्ट कर दिया था कि अब यह लॉ सदस्य, कानूनी सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्णकालीन सदस्य था, यानी कि अब यह सदस्य न केवल विधायक का के दृष्टिकोण से, यानी कि जब यह परिषद के रूप में काम करती थी तब हिस्सा ले सकता था, बल्कि जब यह कार्यपालिका के तौर पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काम करती थी उस बैठक में भी, उस कार्रवाई में भी यह हिस्सा ले सकता था, क्योंकि अब यह गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्णकालीन सदस्य था। और पूर्णकालीन सदस्य होने के साथ ही साथ इसको मतदान करने का यानी कि वोट देने का अधिकार भी मिल गया था। और यह इस तरह से स्पष्ट है कि कानूनी सदस्य, कार्यकारिणी व विधायी सदस्य दोनों की ही भूमिका अब निभाने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से सक्षम हो गया था। जहां पहले केवल वो विधायी सदस्य के रूप में ही कार्य कर सकता था, अब वह कार्यपालिका के सदस्य के रूप में भी कार्य करने में सक्षम हो गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी सदस्य संख्या अब 4 हो गई थी। अगला प्रावधान यह था कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उसके पद को बंगाल के गवर्नर के पद से अलग करना
इस चार्टर एक्ट की एक खास विशेषता थी। इससे पहले इस बात को उतना महत्व कभी नहीं दिया गया था और गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर की भूमिका का निर्वहन भी करना होता था तथा अन्य प्रेसिडेंसीज के लिए एक मुख्य गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य करना होता था। तो उस तरह से उसके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ जाता था। तो उस कार्यभार को कम करने के दृष्टिकोण से इस प्रावधान को समझा जा सकता है। इसमें गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वो बंगाल के लिए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। भारत के गवर्नर जनरल ने 1854 में बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था और लेफ्टिनेंट की नियुक्ति करने के लिए गवर्नर जनरल को अपनी शक्ति का प्रयोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल के परामर्श से ही करना था। यानी कि वो स्वतंत्रता पूर्वक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति नहीं कर सकता था, उसको इस कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अनुमति अथवा परामर्श की आवश्यकता पड़ती थी। अगला प्रावधान हम देखते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय कानून आयोग द्वारा तैयार प्रतिवेदन के अंतिम प्रारूप की जांच और उसको भारत में लागू करने के लिए इंग्लैंड में कानून आयोग यानी कि लॉ कमीशन इन इंग्लैंड की नियुक्ति के लिए क्राउन को अधिकृत किया था। तो भारतीय लॉ कमीशन के द्वारा जो भी प्रतिवेदन भारतीय कानूनों की संहिताकरण के लिए उनको कोडिफाइड करने के लिए किया गया था, उसको उस प्रारूप की अंतिम रूप से जांच और उसको लागू करने के लिए यह चार्टर एक्ट ब्रिटिश क्राउन को अधिकृत करता है कि वो एक कमीशन की नियुक्ति करें, जो कमीशन भारतीय लॉ कमीशन द्वारा निर्मित प्रतिवेदन की जांच कर इस तरह की कोडिफिकेशन के कार्य को आगे बढ़ाए। तो उसके लिए एक लॉ कमीशन इन इंग्लैंड की स्थापना का प्रावधान भी हमें इस चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। अगला जो प्रावधान है वो ये कहता है कि भारत के हालिया गवर्नर जनरल विशेष रूप से लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी ने भारत में और क्षेत्रों को जोड़ दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास का दर्शन भी हम कर लेते हैं। इतिहास के झरोके से हम झांकने की कोशिश करें तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उनकी एक विस्तारवादी नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे, उसका प्रयोग करके उन्होंने काफ़ी सारे भारतीय देशी राजाओं के जो राज्य थे उनको ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि जिस भारतीय राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो उस राज्य को जो है ब्रिटिश प्रांत के तौर पे घोषित कर लिया जाता था और उसे ब्रिटिश क्षेत्रों में जोड़ दिया जाता था। तो इस हड़प नीति, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसका सबसे पहला जो शिकार बना था वो महाराष्ट्र का सातारा स्टेट बना था, जिसको कि उत्तराधिकारी न होने के कारण ब्रिटिश प्रांतों में, ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा भी कुछ जैसे जैतपुरा था उसको भी इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। राज्य के तौर पे उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। जैतपुरा था। इसके अतिरिक्त भी कुछ काफ़ी सारे ऐसे देशी राज्य थे जिनके उत्तराधिकारी न होने के कारण लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया था। तो झांसी का उल्लेख भी यहाँ पर करना होगा कि झांसी का भी डलहौजी की लैप्स नीति की वजह से ब्रिटिश प्रांतों में उसको शामिल करने का प्रयास किया गया। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी की जो विस्तारवादी नीति थी, ये स्वयं लॉर्ड डलहौजी की ने इसको निश्चित रूप से बहुत तीव्रता से आगे बढ़ाया और कार्य रूप दिया, किंतु कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे लंदन में जो बैठते थे उनके द्वारा इस नीति को प्रतिपादित किया गया था और उसको स्पष्ट रूप से जो लागू करने का श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। उन्होंने काफ़ी सारे राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया था। तो एक क्षेत्र का काफ़ी विस्तार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि क्षेत्रों का विस्तार हुआ था इसलिए 1853 के चार्टर अधिनियम ने नए क्षेत्रों के लिए कंपनी निदेशकों को नए गवर्नर को नियुक्त करने अथवा नई प्रेसिडेंसी बनाने के लिए भी अधिकृत कर दिया था। तो यहाँ पर हमने
1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों को दो शीर्षकों में समझने की कोशिश की। एक गृह सरकार में परिवर्तन और दूसरा भारत सरकार में परिवर्तन। आइए अब देखते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट का क्या महत्व था कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में या भारत के संवैधानिक विकास में इस एक्ट ने क्या भूमिका अदा की। उसकी एक संक्षिप्त चर्चा हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर लेते हैं। पहला बिंदु इसके अंतर्गत ये आता है कि इस चार्टर के द्वारा जो वैधता थी उसकी कोई अवधि इसमें निश्चित नहीं थी और इससे पहले के सभी चार्टरों के नवीनीकरण की अवधि प्रकाशित की जाती थी। चार्टर अधिनियम 1833 में एक अनुच्छेद 15 था जिसमें कहा गया था कि संसद ने कंपनी को भारत में क्षेत्रों एवं राजस्व पर नियंत्रण क्राउन के ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया है। तो इस बात में अर्थ ये निहित था कि संसद कभी भी ये जिम्मेदारी वापस ले सकती थी और ऐसा 1858 के एक्ट के द्वारा किया भी गया था और इसके संकेत हमें 1813 के चार्टर एक्ट से ही मिलना प्रारंभ हो गए थे, जब कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने की शुरुआत हुई थी। अगला जो बिंदु है कि इसमें पहली बार भारत के लिए एक अलग विधान परिषद की बात की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी जो अंततः भारतीय संसद के रूप में विकसित हुई और कार्यकारी और विधायकी कार्य को इस एक्ट के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया। सैद्धांतिक रूप से इसकी पृथकता की बात हमको 1833 के चार्टर एक्ट में भी देखने को मिलती है, लेकिन संस्थात्मक और ढांचात्मक रूप से पहली बार 1853 के एक्ट के माध्यम से कार्यकारी और विधायकी के कार्य को अलग किया गया। विधान परिषद को अपना कार्य करने के लिए और अधिक शक्तियां दी गई और स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया कि संसद में सरकार के द्वारा कानून बनाना एक विशेष प्रक्रिया और एक अद्वितीय कार्य है। इस बात को इस चार्टर एक्ट ने प्रमुखता से रेखांकित किया। अगला जो बिंदु है वो है कि 1853 के चार्टर अधिनियम ने निदेशकों की शक्तियों को लगभग शून्य कर दिया था, उनको लगभग समाप्त कर दिया था। संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी और उनमें से भी 6 सदस्य क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाने थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्ति का अंत और क्षय लगभग अधिकतम हो चुका था और अब उसके पास वास्तविक रूप से बहुत अधिक शक्तियां नहीं बची थी। अगला बिंदु हम देखते हैं कि निदेशकों का भारतीय नियुक्ति पर अधिकार खत्म कर दिया गया था। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से उम्मीद की गई थी कि वो चार्टर एक्ट 1833 के अनुच्छेद 87 के अनुरूप भारतीयों के रोजगार की व्यवस्था करे, किंतु निदेशक मंडल ने उस अनुच्छेद के उल्लंघन और अतिक्रमण करते हुए अपनी संरक्षणवादी नीतियों के माध्यम से केवल ब्रिटिश मूल के लोगों को ही भारतीय सिविल सेवा में और रोजगार के लिए उपयुक्त माना था। तो यहाँ पर पहली बार भारतीय जनमत ने इस संदर्भ में अपनी आवाज़, अपना असंतोष और को पहली बार ब्रिटिश संसद तक पहुंचाया था। अपनी याचिकाओं के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश संसद तक इस बात को पहुंचाया था कि कंपनी अपनी संरक्षणवादी नीतियों के चलते ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो निर्मित चार्टर एक्ट की धारा 87 है, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 की जो धारा 87 है, उसका अतिक्रमण और उल्लंघन कर रहा है। तो इस बात को आधार बनाते हुए ये याचिकाएं ब्रिटिश संसद तक पहुंचाई गई। इसमें न केवल अनुच्छेद 87 के तहत रोजगार की बात थी, बल्कि प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रेसिडेंसीज की स्वायत्तता की बात भी हमें पहली बार देखने को इन याचिकाओं में मिलती है। अगला जो बिंदु है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए, क्योंकि भारतीय जनमत का बहुत ज़बरदस्त दबाव ब्रिटिश संसद ने पहली बार महसूस किया था, तो उस जनमत का एक तरह से आदर करते हुए या उस असंतोष को ध्यान में रखते हुए पहली बार ब्रिटिश संसद ने इस बात का प्रावधान किया कि भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस खुली प्रतियोगिता के आधार पर हर व्यक्ति जो कि भारतीय क्षेत्र में है, ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत जो भारतीय क्षेत्र है, उसके व्यक्ति भी इस खुली प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते थे। अगला जो बिंदु है वो है भारतीय कानून आयोग के अधूरे कार्य को व्यवहारिक आकार देने के लिए अंग्रेजी कानून आयोग यानी कि इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति एक ऐतिहासिक कदम था और अंग्रेजी लॉ कमीशन जो था वो 8 सदस्यों का बना था और 1856 तक लंदन में बैठा था। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता 1869, जिसको भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है, और इंडियन पिनल कोड, भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और उच्च न्यायालय के संविधान 1861, जो कि आज भी भारत के
संविधान में हमें देखने को मिलते हैं और भारतीय क्षेत्र में आज भी कानूनी क्षेत्र में यही कोड कमोवेश काफ़ी सारे संशोधनों के साथ आज भी लागू हैं। अगला जो इसका महत्व है इस चार्टर एक्ट का, वो ये था कि बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन था। गवर्नर जनरल को काम और जिम्मेदारियों के साथ पारित किया गया था। इसकी हमने विस्तार पूर्वक पहले चर्चा कर ली है कि गवर्नर जनरल के पास पूरे भारत के साथ साथ बंगाल का भी एक अतिरिक्त कार्य का भार था, जिस कारण इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि अब बंगाल के लिए अलग गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जा सकती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल अब बंगाल के गवर्नर के पद से अलग हो गया था और अब वो पूरे भारत का एक तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक संप्रभु के रूप में हम उसकी स्थापना इस चार्टर एक्ट के माध्यम से देखते हैं। नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा और शक्तियां राज्य के प्रथम सचिवों के बराबर हो गई थी और नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का पद ब्रिटेन में अब काफ़ी महत्व का माना जाने लगा था, प्रतिष्ठा का माने जाने लगा था, क्योंकि उसका जो पद था उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बराबर कर दिया गया था। तो ये काफ़ी प्रतिष्ठा का विषय था और अब ये पद भी काफ़ी प्रतिष्ठित अपने आप में इस चार्टर एक्ट के बाद बन चुका था। अगला जो बिंदु है कि भारत के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग करना। भारतीय विधायी निकाय में प्रेसिडेंसीज के प्रतिनिधित्व और इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधित्व, योग्यता के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सिविल सेवा की नियुक्तियां, कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की दोहरी भूमिका का अंत, कानूनी कोड बनाने के लिए आयोग की स्थापना आदि, ये जो सभी उपाय थे इनको हम निष्कर्षात्मक रूप से इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो लाए गए थे उनको यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ कमियाँ थी, सभी कुछ सकारात्मक नहीं था, काफ़ी कुछ सैद्धांतिक रूप से सकारात्मक प्रतीत होने वाली प्रावधान भी वास्तव में धरातल पर उतने सकारात्मक नहीं थे, जिसका जायज़ा हमने अपने इस व्याख्यान के अगले हिस्से में लिया है, जो कि है चार्टर अधिनियम 1853 की कुछ मुख्य त्रुटियाँ। इन पे चर्चा करते हैं। पहली जो त्रुटि थी कि भारतीय शिक्षित असंतोष, जो कि इस अधिनियम पे काफ़ी जिसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है, और उस असंतोष के अनुरूप जो प्रावधान किया गया था उसकी हम एक त्रुटि यहाँ पर उल्लेखित करना चाहेंगे कि 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों की आकांक्षा को पूरा करने में असफल रहा था। क्यों? क्योंकि भारतीयों के लिए इंग्लैंड जाना और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए तैयार होना एक कठिन काम था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे। काफ़ी महीने भारत से ब्रिटेन जाने में लगते थे और इस तरह से एक सिविल सेवा की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाना और वहाँ पर तैयारी करना एक आम भारतीय के लिए उस समय बहुत मुश्किल और दुष्कर कार्य था। दूसरा, कुछ भारतीयों की ये मांग थी कि क्यों न इस परीक्षा को लंदन और भारत में एक साथ आयोजित करवाया जाए, तो इस प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद ने खारिज कर दिया था। तो ये स्पष्ट था कि भले सैद्धांतिक रूप से प्रतियोगिता खुली थी, किंतु उस प्रतियोगिता तक पहुंचना, उसमें हिस्सा लेना उस समय भी भारतीयों के लिए लगभग असंभव ही था। तो ये एक जो सिद्धांत था कि सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भर्ती की जाएगी, ये खोखला साबित हुआ, क्योंकि भारतीय उस समय भी इतने सक्षम नहीं थे कि वो ब्रिटेन जाकर इस प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले पाएँ। और यह केवल 1863 में संभव हो पाया, जब देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले सिविल सर्वेंट के रूप में जाने जाते हैं, प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। तो ये एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, याद रखना आपको चाहिए कि सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first man who had selected in the competitive exam for civil services। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। दूसरा जो त्रुटि के अंतर्गत जो बिंदु है वो ये है कि अंग्रेजी कानून आयोग, इंग्लिश लॉ कमीशन, जो भारत सरकार के सुचारू कामकाज में कई बार बाधाएं खड़ा करता था और उसने भारत सरकार को अपने निर्णय उनके एजेंट के रूप में कार्य करने और फिर भारत सरकार के कामकाज में उन्हें लागू करने के लिए मजबूर किया जाने लगा था। तो ये आयोग एक तरह से देखा जाए तो भारत की कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप का एक साधन के रूप में काम करने लगा था और उसका जो अनावश्यक हस्तक्षेप था वो भारत में
प्रशासन और शासन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में एक तरह से बाधा उत्पन्न करने लगा था। तो ये एक त्रुटि के रूप में हमारे सामने आता है। तीसरा, विधान परिषद की गठन काफ़ी दोषपूर्ण था और यह केवल सरकार के कार्यपालिका का विस्तार था। हालांकि हम इसको विधान परिषद के रूप में यहाँ पर अंकित कर रहे हैं बातचीत, और हमारी जो चर्चा है उसमें विधान परिषद या एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में इस 12 सदस्यीय समिति को हम मानते हैं या स्वीकार करते हैं। किंतु अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये केवल एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का एक विस्तार ही था, और केवल जब ये कानून निर्माण के लिए बैठते थे तो 6 अतिरिक्त सदस्यों को वो शामिल करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक अपने आप में एक कोई पूर्ण विधान परिषद नहीं थी, ये केवल कार्यपालिका का विस्तार ही था। दूसरा, इस परिषद में किसी भी तरह के भारतीय प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी। किसी भी प्रेसिडेंसीज के जो प्रतिनिधि आते थे वो भी ब्रिटिश मूल के ही होते थे। उसमें किसी भी भारतीय को प्रेसिडेंसीज के प्रतिनिधित्व के तौर पे भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। भारतीयों का कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस विधान परिषद में नहीं था। तो यहाँ पर स्पष्ट ये हो जाता है कि ये वास्तविक रूप से इस वक्त किसी भी तरीके से एक पूर्णकालिक विधान परिषद के जो सिद्धांत होते हैं उसके कहीं भी ये नज़दीक नहीं थी। ये केवल कार्यकारिणी का विस्तार मात्र ही थी। अगला आलोचना का जो बिंदु है कि दोहरी सरकार का जो मूल दोष था 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद भी बना रहा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि निदेशकों की जो शक्तियाँ थी वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गई थी, परंतु फिर भी नियंत्रण बोर्ड और कानूनी आयोग जो कि लंदन में बना था भारतीय कानूनी आयोग के प्रतिवेदन की जांच के लिए, वो भारत सरकार को लगातार प्रभावित करता रहता था। तो इस तरह से जो पहला दोहरा शासन था, एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, उसमें हालांकि काफ़ी हद तक परिवर्तन हो गया था क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां लगभग समाप्त हो गई थी। किंतु एक नया अभिकरण जो कि कानूनी आयोग के रूप में, इंग्लिश लॉ कमीशन के रूप में हमें देखने को मिलता है, उनके द्वारा इस कमी को कहीं कुछ हद तक पूरा कर दिया गया और वो अनावश्यक हस्तक्षेप भारत सरकार के कार्य में करने लगे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक दोष के रूप में हमारे सामने आता है। पांचवा जो त्रुटि है जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रांतों की स्वायत्तता के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी के सुझाव को संसदीय कानून में कोई भी जगह नहीं मिली थी और इससे बंगाल के लोग काफ़ी निराश थे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि तात्कालिक ब्रिटिश भारत में बंगाल एक लोकतांत्रिक और आधुनिकता के विचारों का स्रोत था, आधुनिकता का धरातल था। तो वहाँ के जो कई सक्रिय शिक्षित व्यक्ति थे, उन लोगों की तरफ से एक मांग रखी गई थी कि इस चार्टर एक्ट में प्रेसिडेंसीज को कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाए, और ये मांग प्रमुख रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से उठी थी। किंतु चार्टर एक्ट 1853 में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। इससे बंगाल के लोग काफ़ी निराश थे, उनकी बात को ब्रिटिश संसद ने अनसुना कर दिया था। अब हम इस पूरे एक्ट के निष्कर्ष की अगर हम बात करें, निचोड़ की अगर हम बात करें, तो ये संवैधानिक विकास में काफ़ी महत्व रखता है। और क्योंकि हमें पहली बार कार्यकारी परिषद से अलग भारत की एक विधान परिषद की नींव या बीज हमको इस चार्टर एक्ट में दिखाई देते हैं। खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सिविल सेवाओं की भर्ती का जो नियम था और संरक्षणवादी नामांकन वाली निदेशक मंडल की नीति को जो समाप्त करने का कार्य इस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से भारतीय संवैधानिक विकास में एक ये आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्रीय विधान परिषद में प्रेसिडेंसीज के लिए प्रतिनिधित्व इसमें किया गया। तो यहाँ पर हमें राज्यसभा के भी थोड़े से बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि इससे जो प्रेसिडेंसीज थी उनको भी रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय विधानपालिका में, विधान परिषद में दिया गया। ये हमें इस चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। और अगर टोटलिटी की बात करें, समग्रता की बात करें, तो जिस तरह के प्रावधान इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में लाए गए थे, भारत प्रशासन में लाए गए थे, कहीं ना कहीं इनके कार्यकरण ने इनके प्रावधानों को भारतीयों को विशेष रूप से संसदीय शासन प्रणाली से उनका परिचय कराने का कार्य किया। उनके साथ साक्षात्कार करने का एक अवसर चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से तात्कालिक शिक्षित भारतीयों को प्राप्त हुआ। तो आगे चलकर उनका यह परिचय और यह साक्षात्कार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कहीं ना कहीं आधार बना। तो इस तरह से हम इस चार्टर एक्ट के महत्व को रेखांकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने चार्टर एक्ट 1853 के सभी
तात्कालिक परिस्थितियाँ, उसके मुख्य प्रावधान, उसका महत्व और उसकी कुछ त्रुटियाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो व्याख्यान आपकी समझ बढ़ाने में और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने और किस तरह से भारत के संविधान का जो विकास हुआ उसके आरंभिक क्या प्रावधान थे, किन महत्वपूर्ण कदमों के रूप में भारतीय संविधान विकसित हुआ, उसको जानने और समझने का मौका मिला होगा। और काफ़ी विस्तार पूर्वक हम हर एक्ट की चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता ना रह जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने प्रश्न इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर उपस्थित करेंगे। उन प्रश्नों से रूबरू होने के पश्चात ही हमें इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि हमारा ये जो ऑनलाइन टीचिंग का प्रयास है वो किस हद तक सफल हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में, या आपकी आलोचना भी है या कोई कमी आपको प्रतीत होती है तो उसको भी आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अंकित करें ताकि हम उसको उसमें सुधार कर सकें और आपके सुझाव पर अमल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।